शकरकंद की फसल मुख्य रूप से अपने मीठे स्वाद और स्टार्ची जड़ों के लिए उगाई जाती है। अपने राज्य में भी इसकी खेती काफी बड़े क्षेत्र में की जाती है। फिलहाल अभी इसकी रोपाई का सही समय चल रहा है, तो जो किसान इसकी खेती करने जा रहे हैं वे कौन कौन सी बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष नारायण। शकरकंद जो कि एक बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही अच्छा पैदावार देने वाली फसल है, इसमें जो हमारे किसान भाई जो बसंत कालीन जो इसमें अलुआ जिसको शकरकंद कहते हैं, इसकी अगर खेती करना चाहते हैं तो एक ये उनके लिए एक अच्छी आय का माध्यम हो सकता है। इसके खेत का चुनाव करने के लिए जो है शकरकंद जो है बलुई दोमट मिट्टी में बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर थोड़ी भारी मिट्टी है तो भी आप इसमें इसकी खेती कर सकते हैं। खेत जो है हमारा थोड़ा ऊपरी खेत होना चाहिए तथा उसमें जो है पानी का जमाव कहीं ना हो, इसलिए उसको खेत को तैयार करने के लिए पहली बार हम उसको बहुत गहरी जुताई करते हैं, जिससे कि उसका मिट्टी जो है वो थोड़ी भुरभुरी और मुलायम हो जाए। इसके पश्चात हम लोग उसको जो है कल्टीवेटर लगाते हुए पाटा देते हैं जिससे समतल हो जाए और उसमें हम लोग अपने शकरकंद के लत्तर का बुआई कर सकते हैं। शकरकंद की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु वाले स्थानों पर सफलतापूर्वक उगाई जाती है और जहां 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहां इसको आसानी से उगाया जा सकता है। शकरकंद के लत्तरों में जो हमारे यहाँ प्रभेद विकसित किए गए हैं, इसमें 5 प्रभेद प्रमुख हैं, जिसका पहला है शकरकंद राजेंद्र शकरकंद 5, फिर राजेंद्र शकरकंद 35, इसके पश्चात राजेंद्र शकरकंद 47 और राजेंद्र शकरकंद 92, जो कि हाल में ही विकसित प्रभेद हैं। इनका उपयोग करके जो है किसान अच्छी आय ले सकते हैं। राजेंद्र शकरकंद 47 जो है ये लगभग 120 दिन में तैयार होती है तथा इसकी उपज क्षमता लगभग 25 टन प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा राजेंद्र शकरकंद 92 जो कि एक बहुत ही जल्दी पकने वाली मतलब जल्दी तैयार होने वाली फसल है, इसका जो है आप जो है लत्तर जो है ये ध्यान रखना होता है कि लत्तर जो है ऊपरी भाग से हम लोग इसके नर्सरी में से निकालेंगे और उसके पश्चात ही हम पुरानी फसल को उसमें से हटाएंगे। तो जो अगला भाग होता है 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा जो आगे का भाग है उसको हम लोग रोपाई के लिए प्रयोग करते हैं। हमें 1 हेक्टेयर खेती के लिए 84,000 लताओं के टुकड़ों या कटिंग की आवश्यकता होती है। एक कटिंग की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा एक साथ 2 से 3 कटिंग खेत में लगानी चाहिए। कटिंग लता के मध्य और ऊपरी भाग से लेनी चाहिए। इसको लेने के पश्चात हमें ये ध्यान देना होगा कि इसमें किस तरह से हम लोग फर्टिलाइजर डालें। तो इसमें शकरकंद की खेती के लिए 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस तथा 60 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लोग इसके पूर्ति यूरिया, DAP और MOP खाद का प्रयोग करते हुए इसको हम लोग मात्रा को हम लोग डाल सकते हैं। पोषक प्रबंधन के तहत नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा शुरू में लता लगाते समय ही जड़ों में देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा 15 दिन में, दूसरा हिस्सा 45 दिन टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और बोरॉन 25, 15 और 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने पर कंद फटने की समस्या नहीं आती है। वो एक समान वो आकार के कंद लगते हैं। तो लगभग 10 से 15 टन कंपोस्ट आवश्यकता अनुसार खेत में हम लोग प्रयोग करते हैं। ये भी अंतिम जुताई के समय ही हम लोग जो है उसमें डाल के तब हम लोग खेत को समतल करेंगे और उसके बाद ही हम लोग लत्तरों को लगाते हैं। लिए अगर हम लोग शकरकंद के लत्तर के ऊपरी भाग को लगभग 10 से 15 मिनट रोपाई से पहले जो है क्लोरपाइरिफॉस के जो 20 EC दवा है, क्लोरपाइरिफॉस 20 EC का लगभग 0.02% घोल यानी कि 2 ml दवा 1 लीटर में मिला के हम लोग उसमें 10 से 15 मिनट तक अगर लत्तर को उपचारित करने के बाद लगाते हैं तो हमें लगभग दीमक और ये आपका वीविल कीटिस दोनों से छुटकारा मिल सकता है। लत्तरों को लगाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो पौधे से पौधा तथा लाइन से लाइन की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर रखी जाती है, यानी कि हर पौधे से पौधा एक लाइन में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएंगे तथा हर लाइन की दूरी भी आपस में लगभग 30 सेंटीमीटर होती। इससे बाद में हम लोग को खरपतवार निकालने में असुविधा नहीं होगी।
शकरकंद 3 तरह से लगाई जाती है, टीला विधि, मेड़ एवं नाली विधि और समतल विधि द्वारा। वैसे इन तीनों विधियों का अपना अलग अलग महत्व है। टीला विधि जहां जल जमाव की समस्या रहती है वहां अपनाई जाती है और दूसरी मेड़ या नाली विधि ढलाव वाले भूमि के लिए उपयुक्त रहती है। समतल विधि हर जगह के लिए उपयुक्त है, किंतु 1 माह बाद जड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बनाना आवश्यक होता है। इसमें खरपतवार की समस्या थोड़ी अगर हम लोग शुरुआत में ही अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें आगे इसकी समस्या नहीं आती है। तो शकरकंद का लत्ता लगाने के लगभग 30 से 35 दिनों के बाद पहली हम लोग निकाई गुड़ाई कर लेंगे। अब चूंकि ये बसंत कालीन जो है ये शकरकंद है, इस कारण इसमें जो है हमें थोड़ा सिंचाई की देखना होगा कि मिट्टी जो है सूखी ना पड़े और 5 से 6 सिंचाई लगभग हमें देनी पड़ती है। प्रथम सिंचाई जो है वो हम लोग जैसे ही हम लोग लत्ता लगाएंगे उसके तुरंत बाद हम लोग उसको प्रथम सिंचाई दे देते हैं। सिंचाई इसलिए देना जरूरी है क्योंकि इसमें दीमक और जो हमारा वीबिल जो कीट है इसके प्रकोप से हम लोग बच सकते हैं। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। निर्यात योग्य मछलियों की प्रजातियों के जल कृषि विकास को लेकर मंगलवार को धुर्वा स्थित मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मत्स्य निदेशक डॉक्टर HN द्विवेदी ने किया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में मछली उत्पादन में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। आज एमपीडा, उड़ीसा एवं RGCA राजीव गांधी सेंटर ऑफ एक्वाकल्चर के साथ मिल के अपने मत्स्य निदेशालय के अधिकारियों के साथ एवं प्रगतिशील मत्स्य कृषकों के साथ मुख्य फोकस यह है कि सी फूड, तो सी फूड में जो भी एक्सपोर्ट फ्रेश वाटर की भी जो मछलियां होती हैं वो भी सी फूड के कैटेगरी में आता है जो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उसमें मुख्य रूप से तिलैपिया, मोनोसेक्स तिलैपिया जिसको कहते हैं, दूसरा हो गया आपको भेटकी, सी बास जिसको कहते हैं, तीसरा हो गया स्कैम्पी जो मीठा जल का झींगा होता है। इन तीनों का एक्सपोर्ट करने के लिए हमको गाइडलाइन जो दिया गया है या जो बताया गया है कि कैसे करना है, तो हम लोग स्ट्रेटजी बना के स्टेप बाय स्टेप ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग देंगे, अपने मत्स्य कृषकों को भी ट्रेनिंग देंगे, अपनी योजना में भी लेंगे इसको, और इसका एक्सपोर्ट का एक रोड मैप बना के हम लोग काम करेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर तिलैपिया के हैचरी भी लगाने का हम लोगों का प्रयास है ताकि हम लोग यहीं पर मोनोसेक्स तिलैपिया डेवलप कर सकें। नट सेल में यही है आज के कार्यक्रम का थीम। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण उड़ीसा जोन के उप मत्स्य निदेशक डॉक्टर UC महापात्रा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। और हम जितना सारा प्रजातियां हैं वो जो एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, उसका बारे में हमारा प्रोडक्शन कैसा होगा और प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में, रफ्तानी में बढ़ोतरी होगा, हमारा जिम्मेदारी है। झारखंड वो एक इनलैंड एरिया है, हम तो कोस्टल एरिया से आए हैं, उधर झींगा बहुत बन रहा है, मगर हमारा अभी फोकस है, ध्यान है कि इनलैंड एरिया में भी कुछ एक्सपोर्ट होने के लिए प्रयास करें। बहुत सारा संभावना इधर है झारखंड में। कोशिश तो जारी है, झारखंड राज्य सरकार मत्स्य विभाग के द्वारा, और टेक्निक भी बहुत सारा आगे चल रहा है। फिर जो एक्सपोर्टेबल स्पेसीज है, निर्यात योग्य जो प्रजातियां हैं, उनको कैसा इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसा कि टिलापिया, गिफ्ट टिलापिया, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म्ड टिलापिया, ऑल मेल टिलापिया, इसमें बहुत सारा जो क्वांटिटी एक जगह में बहुत सारा प्रोडक्शन हो सकता है और एक्सपोर्ट हो सकता है। ऐसा भी झींगा भी एक प्रजाति है, मीठा पानी का झींगा, और भी एक प्रजाति है सी बास जिसको भेटकी या भेटकी कहते हैं, उसका भी बहुत सारा है। और वो जो हाई वैल्यू फिश है वो ज़्यादातर जब प्रोडक्शन होगा उसको एक्सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि लोकल मार्केट में उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा थोड़ा ज़्यादा होगा और उसका वैल्यू एडिशन भी हो सकता है और उसको करके एक्सपोर्ट भी हो सकता है। बहुत सारा संभावना है। जो 2,08,000 टन सालाना उसका एक साल में प्रोडक्शन हो रहा है, मुझे तो लगता है ऐसा डेवलपमेंट रहेगा तो 2 साल में वो दोगुना हो सकता है, 5 लाख टन आ सकता है। आइडेंटिफाई होने का बाद वो सब करेंगे। वो जो टेक्निक तो है, RGCA जो है एक संस्था, एमपीडा का एक सोसाइटी है, उनका जो R&D आर्म है एमपीडा का,
उसके ज़रिए से बहुत सारा स्पेसीज प्रजातियाँ डेवलप हो चुकी है, तो वो भी आएंगे। वो हमारा सहयोग से ज़रूर अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है। तो झारखंड में ज़रूर एक्सपोर्टेबल वैरायटी 1-2 साल का अंदर ज़रूर हो जाएगा। इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन कर रहे प्रदेश के कई किसान मौजूद रहे और प्रगतिशील मत्स्य पालकों के साथ साथ झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने मछली पालन से जुड़ी जानकारी किसानों के लिए बताई। एक प्रगतिशील मत्स्य पालक होने के नाते आज मैं रांची में आया हूँ। इसमें कुछ समुद्री मछली भी इसमें हम लोग को पाला जा सकता है, उसके लिए हम लोग को खास जानकारी मिली। उसके साथ साथ तिलेपिया में हम लोग को ज़्यादा फोकस किया गया कि तिलेपिया में बहुत अच्छा प्रॉफिट है और कम जगह में, कम एरिया में हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को कम लागत भी मिलेगा और कुछ सरकार से इसके लिए सब्सिडी भी मिलेगी। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी आगे के लिए तिलेपिया और भेटकी और झींगा, ये तीनों को अलग अलग ये में फ्रेश कैसे वाटर में पाला जाएगा, भेटकी को कौन वाटर में पाला जाएगा, झींगा को कैसे पाला जाएगा, इसके बारे में हम लोगों को खासा जानकारी मिली। प्रदेश के जिन किसानों ने गुलदाउदी की खेती की है, वे इससे अच्छे फूल उत्पादन के लिए अपनी फसल में कौन कौन से कार्य करें, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। देखिए, जहाँ तक फूलों में गुलदाउदी की बात है तो इसको हम फूलों की रानी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत गुलदाउदी का फूल होता है और जो किसान भाई फूलों की खेती कर रहे हैं, उसमें विशेष तौर से गुलदाउदी की खेती कर रहे हैं, उनको इस समय कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपको एक सलाह तो ये दूंगा कि हल्की सिंचाई यानी हल्की नमी अपने खेत में, गुलदाउदी के खेत में बनाए रखें। पौधे की अच्छी वृद्धि और अच्छे विकास हेतु खेत को खरपतवारों से मुक्त करने के लिए 2-3 बार हाथ से निराई गुड़ी की आवश्यकता होती है। रोपाई के 4 सप्ताह बाद पहली निराई करें। और दूसरा काम करें कि जो फूल की कटाई हो चुकी है या जो फूल किन्हीं कारणों से बिक्री नहीं हो पाया हो, उनकी कुछ नीचे से, टहनी से 5 से 7 इंच नीचे से काट के हटा दें। और उसके बाद हटाने के उपरांत एक फफूंदनाशक दवा का, जैसे इंडोफिल M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर दें, ताकि जब मौसम खुले यानी मौसम साफ हो तो उसमें ब्लाइट यानी लीफ ब्लाइट का कोई प्रकोप न हो। इससे बचने के लिए एक स्प्रे करना आवश्यक है। और मौसम खुलते ही एक हल्का सा यूरिया का स्प्रे, चाहे 2% का घोल बना के पौधों पे स्प्रे कर लें, या फिर पौधों के पास हल्का सा यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करके मिट्टी में मिला लें। गुलदाउदी के पौधे कई प्रकार के विषाणु से ग्रसित हो सकते हैं। विषाणु से प्रभावित पौधे की पत्तियों पर विभिन्न प्रकार की आकृति एवं धब्बे दिखाई देते हैं। विषाणु रोग का फैलाव एफिड थ्रिप्स संक्रामित मात्र पौधे से प्रवर्धन आदि से होता है। यहाँ पर एक ध्यान देने के योग्य बातें और हैं कि ज्यों ही तापमान बढ़ेगा, मतलब कि 15 डिग्री से ऊपर का तापमान होगा, मौसम साफ होगा और रात का तापमान कम होगा, ऐसी स्थिति में हमको पाला लगने का चांस यानी लीफ ब्लाइट के चांस बढ़ जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में एक स्प्रे और आपको इंडोफिल M45 या कोई और अन्य फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे। दूसरा, इसी समय जब तापमान खुलेगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसी समय थ्रिप्स और माइट का बहुत ही भयानक रूप से प्रकोप होता है। उससे बचने के लिए आपको 1 से 2 स्प्रे इमिडाक्लोरोपिड का इस्तेमाल करना होगा। इसका जो दवा का जो डोज होगा वो 0.5 से लेके 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के पौधों पर समान रूप से छिड़काव करेंगे। तो इस तरह से पौधे आपके स्वस्थ और सुरक्षित, फूल लंबे दिनों तक आपके पौधों पर टिके रहेंगे। आवश्यकता अनुसार इसकी कटाई करके मार्केट में बिक्री के लिए ले जाएं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखें। और जब पौधे सूख जाएं तो फिर इसके पौधों का बचाव के लिए आप इसकी कटिंग बना लें या पौधों को जड़ सहित खोद के किसी ऊंचे स्थान पर जहां छायादार स्थान हो वहां प्रिजर्व कर लें, ताकि फिर अगली साल सितंबर-अक्टूबर में इसकी रोपाई आप इसके पौधे बनाकर कर सकें। जब फूलों की हम तोड़ाई की बात करते हैं तो फूलों की तोड़ाई थोड़े से डंठल के साथ करना चाहिए। अगर माला के लिए
गुलदाउदी के पुष्प की तोड़ाई कर रहे हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो मालिक के लिए होती हैं, तो उसके लिए 1 से 2 इंच लंबे डंठल के साथ काटते हैं। अगर आप कट फ्लावर के लिए इस्तेमाल यानी बुके और गुलदस्ता में इस्तेमाल करने के लिए, तो उसमें कम से कम 30 से 40 सेंटीमीटर लंबे डंठल में आप फूलों की कटाई करें। कटाई सुबह या फिर शाम के वक्त करें। कटाई करने के उपरांत पौधों को पॉलीथीन के पन्नी में, परफोरेटेड पॉलीथीन की पन्नी में लपेटकर 50-50 का बंच बनाकर परफोरेटेड बॉक्स में डाल के और मार्केट तक इसको आपूर्ति करें, तो इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। पूर्वानुमति अवधि में अगले 3-4 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगाध प्रभेद की तैयार फसलों जैसे हल्दी, ऊल एवं आलू की खुदाई करें। पिछात बोई गई गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के कार्य को प्राथमिकता दें। फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हों तो 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 1.25 किलोग्राम 1.25 किलोग्राम बुझा हुआ चूना एवं 12.5 किलोग्राम यूरिया को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। बसंतकालीन ईख की रोपाई के लिए मौसम अनुकूल हो रहा है। रोपाई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी के वक्त जुताई में 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद का व्यवहार करें। ये खाद भूमि की जल धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाती है। गर्मा मौसम के आगाज सब्जियों जैसे भिंडी, कद्दू, कदीमा, करेला, खीरा एवं नेनुआ की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। विलंब से बोई गई दलहनी फसल में 2% यूरिया के घोल का छिड़काव 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 बार करें। अरहर में फली छेदक कीट की नियमित रूप से निगरानी करते रहे। आलू की अगाध प्रभेद की तैयार फसलों की खुदाई करें। बीज वाली फसल की ऊपरी लती की कटाई करें तथा खुदाई के 15 दिनों पूर्व सिंचाई बंद करें। पिछात आलू की फसल में कटवर्म या कजरा पिल्लू की निगरानी करें। आलू की फसल में शुरुआती अवस्था से कंद बनने की अवस्था तक ये कीट फसल को नुकसान पहुंचाती है। उपचार हेतु क्लोरपायरिफॉस 20 EC दवा का 2.5 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। चारा की खड़ी फसल जई, बरसीम एवं लूसर्न की कटाई 25 से 30 दिनों के अंतर पर करें। प्रत्येक कटनी के बाद सिंचाई कर खेतों में 10 किलोग्राम नेत्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। मौसम में अभी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में अपने दुधारू पशुओं की देखरेख पर विशेष ध्यान दें। इनके आहार में खनिज लवण और विटामिन का समावेश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोहनपुर, जिला भागलपुर के कृषक राजेंद्र रंजन ने। यह पपीता की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजेंद्र रंजन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो किसान भाई पपीता की खेती करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहली बात ये जानना है कि पपीता एक बहुत ही बहुवर्षीय पौधा होने के साथ ही बहुत शाकीय पौधा है और यह पौधा लगभग 30 से 35 किलो से लेकर के 50-60 किलो तक उत्पादन देता है और इससे किसान भाइयों की आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। इसके लिए सबसे पहले तो ये चुनाव करना है कि हमें किस तरह के खेतों में पपीता की खेती अच्छी होगी वो जानना जरूरी है। वैसे खेत जिसमें जल का निकास अच्छा होता हो, जीवाश्म युक्त जमीन हो, उपजाऊ जमीन हो, उसमें पपीते की खेती अच्छी होती है। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है।
पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।